नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को एक और झटका लगा है। पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती का जो पीएसए था, डिटेंशन था पीएसए के तहत, उसको 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि विपक्ष ने भी इसका पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी को भी जीवित रखना है। अगर लोकतांत्रिक गतिविधियों को आपने यूटी जम्मू कश्मीर में लाना है, जम्मू कश्मीर यूटी को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू करने के लिए जितने भी डिटेन्यूज हैं, जितने भी बंदी हैं, जितने भी नजरबंद लोग हैं, उनको रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन ये बड़ी खबर है आज की कि 3 महीने के लिए और महबूबा मुफ्ती को डिटेंशन में रहना पड़ेगा। दर्शकों, अब हम बात करेंगे डोमिसाइल की। डोमिसाइल को लेकर के आज भी दिक्कतें बरकरार हैं। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा था, खुद जीसी मुर्मू जो एलजी हैं हमारे, उन्होंने भी बार बार कहा था कि आपको अगर रिक्रूटमेंट के लिए डोमिसाइल अप्लाई करना है, रिक्रूटमेंट के लिए अगर डोमिसाइल आपको चाहिए तो उसके बाद चाहिए जब आपकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगी, जब आप भर्ती हो जाएंगे, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, तब जब वेरिफिकेशन होती है तब आपको डोमिसाइल की जरूरत है, इससे पहले नहीं। उसके बावजूद भी आज हमने देखा कि जगह जगह डोमिसाइल को लेकर के बड़ी सारी दिक्कतें पेश आ रही थी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, मास्क नहीं पहन पा रहे थे, और कहीं ना कहीं जो दिक्कतें साफ सामने आ रही थी कि कोविड-19 में जिस तरीके से हमें अपने आप का बर्ताव करना चाहिए, वैसा बर्ताव देखने को नहीं मिल रहा था। आइए देखते हैं लोगों का क्या कहना है। लिखोगे ना टोमी साला लगाना मुंडे पाना चक्कर आवाज नहीं पेदा बहुत भाषण लिखा ये सर्वे लाई हुई आवाज मुफ्ताई कोई भी मनी दाना मोला हर समय नाम नहीं इनका बाहर छोटू मास्क लगा तो दर्शकों, बिश्नाह में अब जब बात की थी तो तब भी लोगों का यही कहना था कि ये जरूरी हो गया है कि आप डोमिसाइल बनाएं, लेकिन व्यवस्था की जाए सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जाए, ना कि जिस तरीके से धज्जियां सीधी सीधी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, ये खतरे से खाली नहीं है। सारा डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट नए जो बन रहे हैं अभी उसकी वजह से है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो जिनके पीआरसी हैं बने हुए, उनको कंसिडर किया जाए। और चलो जिनके नहीं बने हैं वो तो डोमिसाइल बनवाएंगे, बट जिनके पीआरसी बने हैं वो कंसिडर किए जाएं ताकि ऑफिस में इतना रश ना पड़े, क्योंकि ऐसे तो कोई रश नहीं है, सिर्फ ये डोमिसाइल की वजह से रश पड़ रहा है। फॉर्म लगे हैं, बच्चे भी मजबूर हैं, ऊपर से आप डोमिसाइल का इतना रश पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कोरोना का खतरा नहीं है क्या? कोरोना का खतरा बोल रहे हैं, डिस्टेंस रखना है, 2 मीटर का होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, तो यहाँ पे खुले में इतना रश डाल के रखा है लोगों ने कि कम से कम बच्चों को इतनी रियायत दी जाए कि ये फिलहाल जहाँ पे फॉर्म लग रहे हैं स्टेट बैंक पे अपना फॉर्म फिल कर लें, बाद में इनका डोमिसाइल वगैरह जो बनने हैं वो भी बन जाएंगे। एक तरफ तो आप कहते हो कि इससे बचाव करो, दूसरी तरफ से पूरी दुनिया तहसील में इकट्ठी हो रही है। हर तहसील में, जम्मू के हर जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जितने तहसील हर जगह रश पड़ा हुआ है, तो मेहरबानी करके कृपया इन पे बच्चों पे थोड़ा रहम करिए। ये मजबूरी होकर बेचारे घरों से तहसीलों में रश डाला हुआ है कि इनके सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी इनको मिले। दर्शकों, हमने जम्मू तहसील में देखा, तहसीलदार ने खुद कैंप लगाया हुआ था। तहसीलदार ने कहा कि हम सबको डोमिसाइल देना चाहते हैं, ये हमारी प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी के तहत हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमने वहां पर भी पहले हम सुनते कि तहसीलदार ने क्या कहा। रिसेंटली गवर्नमेंट ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूज का कंसेप्ट स्टार्ट किया है। लोगों को पीआरसी पर प्लेस करके डोमिसाइल इशू किए जा रहे हैं। उसके कंसर्न में आज हमने डीसी ऑफिस के बाहर ये कैंप लगाया। कारण 31 को कुछ स्टूडेंट्स की लास्ट डेट है फॉर फिलिंग ऑफ फॉर्म PMSS स्कीम, इसके तहत फॉर्म बनने की लास्ट डेट थी। बच्चों को बहुत परेशानी आ रही थी, ऑनलाइन साइट अभी काम नहीं कर रही है। दैट इज द लोगों को मैनुअली सर्टिफिकेट इशू करने के लिए आज कैंप आप क्वेश्चन उठा डीसी ऑफिस बाहर क्यों? रिसेंटली आपने सुना होगा डीसी ऑफिस के अंदर कुछ 2-3 पॉजिटिव आए, तो लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हमने डीसी ऑफिस बिल्कुल बंद कर दिया, किसी को एंट्री नहीं अलाउ किया है। दैट्स वे हमने डीसी ऑफिस बाहर ही आज कैंप लगाया था कि जिन बच्चों को लास्ट डेट का इशू बनाए फॉर्म अपना जो सर्टिफिकेट फॉर्म भर के सर्टिफिकेट इशू करके।
वहीं जो डोमिसाइल बनाने वाले यूथ आया हुआ था तो उनका कहना था कि लास्ट डेट है, हमें अनिवार्य था, हमने ऑनलाइन अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद जब कोई रिस्पांस नहीं आया तो हमें मजबूरी में यहाँ पर आना पड़ा। उन्होंने तारीफ जरूर की, तहसीलदार की तारीफ जरूर की, लेकिन जब हमने देखा कि वहां पर जब लोग डोमिसाइल बना रहे थे वहां शरेआम धज्जियां उड़ रही थी सोशल डिस्टेंसिंग की। यहाँ पे मैंने डोमिसाइल को ऑनलाइन अप्लाई किया था तो वो नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे कोरोना वायरस के पेशेंट्स भी आए थे तो डीसी ऑफिस बंद था। ये जो तहसीलदार सर है वो हमारे लिए स्पेशल आए, हम स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने डोमिसाइल बनाए, तो काफ़ी देर से वो कर रहे हैं, तो मैं उनका थैंक यू करती हूँ। दर्शकों, सरकार ने कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी डिसाइड करेगी कि जो लोग सरकारी तनख्वाह सरकार से लेते हैं और देश विरोधी गतिविधियां करते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। इस कमेटी को इख्तियारात मिले हैं कि आप टर्मिनेट कर सकते हैं या डिमोट कर सकते हैं। हमने एडवोकेट अंकुर शर्मा से बातचीत की और साथ ही साथ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट रविंदर गुप्ता से बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, जैसे कि हम जानते हैं कि सरकार द्वारा वक्तन कुछ अफसरों की डेडवुड की लिस्ट निकाली जाती थी, लेकिन ये अलग बात है कि वो बाद में कोर्ट से दोबारा बहाल हो जाते थे। लेकिन इस बार सरकार ने उन एम्प्लॉयज को नपने का प्रयास किया है जो एम्प्लॉयज खाते तो देश की हैं लेकिन देश विरोधी गतिविधियां करते हैं। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 311 सेक्शन जो है उसकी धारा 311/11/C उसके तहत कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया और ये कमेटी जो अपनी रिकमेंडेशन देगी। अगर उनको लगता है कि किसी ने सोशल मीडिया का एम्प्लॉयज ने गलत इस्तेमाल किया, देश हित के लिए इस्तेमाल नहीं किया, देश के विरोध में इस्तेमाल किया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं एडवोकेट अंकुर शर्मा जो एकजुट के चीफ है और साथ ही साथ बड़े सीनियर एडवोकेट भी हैं। अंकुर जी, आपका स्वागत है। क्या लगता है कि इस कमेटी की जरूरत थी? देखिए, जम्मू कश्मीर में इस कमेटी की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि जिस अनुच्छेद का आपने जिक्र किया, अनुच्छेद 311 सब आर्टिकल 2 सब आर्टिकल C, इसके तहत बिना इंक्वायरी होल्ड किए बिना और बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यानी सुनवाई का मौका दिए बिना भी सरकार किसी भी व्यक्ति को, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को नौकरी से बर्खास्त कर सकती है, यानी डिसमिसल कर सकती है, उसे सस्पेंड कर सकती है या उसके रैंक में रिडक्शन कर सकती है। ये संविधान, हमारे संविधान ने ये कंटेम्पलेट किया था, संविधान निर्माताओं ने, कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में ऐसे लोग हो सकते हैं जो भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो। तो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को आधार बना के इस ग्राउंड पे अगर सरकार संतुष्ट है कि इस व्यक्ति को बाहर निकालना है तो उस व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए सरकार को जो अदरवाइज जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड अंडर लॉ है वो फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी उसे नोटिस सर्व करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसका जो वक्तव्य है, उसका जो जवाब है वो लेने की ज़रूरत नहीं होगी, जिसे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यानी सुनवाई का मौका। तो बिना सुनवाई का मौका दिए बिना ही अगर सरकार ये संतुष्ट है कि ये व्यक्ति स्टेट की सिक्योरिटी के लिए खतरा है तो वो उसे नौकरी से सीधे सीधे निकाल सकती है। तो यानी तत्काल प्रभाव से निकालने का एक प्रोविज़न संविधान में दिया है और उसी प्रोविज़न के तहत जम्मू कश्मीर की सरकार ने देर से यानी 70 साल के बाद इस कमेटी का गठन किया, जो पुलिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स पे, सीआईडी की रिपोर्ट्स के आधार पे ये निर्णय लेगी कि किस व्यक्ति को इस सेक्शन को इन्वोक करके नौकरी से बर्खास्त करना है या उसे पनिश करना है। जी। लेकिन अंकुर जी, देर है दुरुस्त है, लेकिन क्या इनके पास दोबारा कोर्ट को नॉक करने का अवसर नहीं मिलेगा? देखिए, अगर कोर्ट को नॉक करने का अवसर मिलेगा भी तो कोर्ट भी तो कानून देखेगा, और एक कानून में ही लिखा हुआ और सर्वोच्च कानून जो भारत का है भारतीय संविधान है। और आर्टिकल 311 की जब हम बात करते हैं तो हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात करते हैं। तो कोर्ट भी अगर आर्टिकल 311 सब आर्टिकल 2C के आधार पर की गई कार्रवाई की जांच करेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट के पास अधिक स्कोप होगा बट टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। और देखिए, गवर्नमेंट भी कोई आर्बिट्रेरी तरीके से डिसीजन नहीं ले सकती। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ 311(2)(c) की कार्रवाई करने के लिए उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी। वो रिपोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो अपने आप को संतुष्ट करने के बाद इस कमेटी को देगा और कमेटी वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही इतना बड़ा निर्णय लेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरीके के दुरुपयोग का
स्कोप हो सकता है, क्योंकि सीआईडी की रिपोर्ट्स उन तथ्यों के आधार पे होंगी जिसमें से मेजॉरिटी पब्लिक डोमेन में भी होंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस एक व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड कि वो सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट करता है, एक व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड कि उस पर किस तरीके की एफआईआर अगर दर्ज हैं तो दर्ज हैं, या वो हवाला चैनल्स के जरिए आतंकवादियों की मदद करता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में कश्मीर के कई ऐसे अफसर हैं जो अलगाववादियों के साथ मिले हैं, जो आतंकवादी संगठनों के साथ मिले हैं, जो इंडोक्ट्रिनेशन मशीनरी को सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट डोजियर अगर होगा तो उसके आधार पे ये निर्णय अगर लिया जाएगा तो कोर्ट्स भी इसमें 311 आर्टिकल की स्पिरिट को फॉलो करते हुए ही अप्रोप्रिएट निर्णय देंगे। और ये फास्ट ट्रैक करने की एक दिशा में उठाया गया एक कदम है जिसे लेजिटिमेसी हमारे संविधान से मिलती है। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया ये कदम सरकार ने उठाया। लेकिन मैं आपके और आपके दर्शकों के लिए ये बता दूं कि वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एकजुट जम्मू ही ऐसी संस्था है, ऐसा संगठन है, ऐसी पार्टी है जो जिहाद के खिलाफ लड़ रही है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ का स्टेट अपरेटस और दिल्ली का स्टेट अपरेटस भी इस प्रॉब्लम को, इसके व्यापक रूप को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि हो सकता है ये एक पोस्चरिंग या केवल दिखावे की कार्रवाई हो। इसलिए जब तक इस कमेटी के द्वारा 50-60 वो व्यक्ति जिन व्यक्तियों का चरित्र पब्लिक डोमेन में भी है और सरकार को भी खासी जानकारी है, सीआईडी रिपोर्ट्स हैं उनके खिलाफ, 1-2 महीने के अंदर अंदर अगर इन 50 से 60 उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो मैं ये मानूंगा कि ये केवल दिखावा था, ये केवल दिखावे के लिए ऑर्डर था। और अभी भी यही जिहादी तत्व दे कॉल द शॉट्स फ्रॉम विद इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कि कमेटी गठन होने के बावजूद भी उसका काम नहीं हो पा रहा है। और दूसरी चीज अंकुर जी देखिए, करप्शन और एंटी नेशनल एक्टिविटीज में जमीन आसमान का फर्क है। 2 बार मुफ्ती मोहम्मद सईद, स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 2 बार डेडवुड की लिस्ट निकाली, उनको निकाला भी गया, लेकिन बाद में कोर्ट के रास्ते से वो वापस आ जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो, इसमें भी ऐसा ही हो, वे ऐसा प्रावधान बीच में लूपहोल बचा रहे, ये लोग उनको कहें कि एंटी नेशनल कमेटी अपने रिकमेंडेशन दे और बाद में वो कोर्ट में जाएं और बरी जाएं। देखिए, जो डेडवुड की लिस्ट क्रिएट की गई थी, मुझे लगता है वो करप्शन के एंटीसीडेंट्स को ध्यान में रखते हुए की गई थी। लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि उसमें जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड अंडर लॉ था उसका पूरी तरीके से पालन नहीं किया जाता था एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होने के कारण कोर्ट्स को मजबूरी में इन करप्ट व्यक्तियों के फेवर में फैसला देना पड़ता था। तो उसमें जो कमी थी वो सरकार की थी, एग्जीक्यूटिव की थी, उन लोगों की थी जो इस तरीके के निर्णय पास करते थे, क्योंकि प्रोसीजर जो प्रिस्क्राइब किया गया है कानून के तहत उसकी पालना नहीं की जाती थी। लेकिन जहां पे सिक्योरिटी का सवाल है, स्टेट की सिक्योरिटी का सवाल है, इस प्रोसीजर को आर्टिकल 311 जो है वो डस्टबिन में डालता है। यानी अब आपको कोई प्रोसीजर अधिक फॉलो नहीं करना है, आपको केवल एक डोजियर के आधार पे जो एक बाकायदा एक्सपर्ट और जो रेलेवेंट एजेंसी है यानी सीआईडी विंग है जो जम्मू कश्मीर पुलिस का, उसके आधार पे आप ये फैसला लेंगे। तो इसमें उन व्यक्तियों को कोर्ट का प्रोसेस अब्यूज करने का भी कोई स्कोप नहीं होगा। और हमारे जो वो ऑफिसर हैं जो अपनी नालायकी के कारण प्रॉपर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो नहीं कर पाते हैं और कोर्ट में केस हार जाते हैं, वैसे भी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी। ये इन्हीं तरीके की प्रेसिंग कंडीशंस को हैंडल करने के लिए 311(2)(c) का जो है इंसर्शन की गई थी संविधान में। और मुझे लगता है कि इसमें सरकार 99.99% केसेस में सफलता हासिल करेगी डिस्पाइट द सेम बीइंग चैलेंज्ड बिफोर द कोर्ट। अंकुर जी, अब हम बात करेंगे कुछ लोग, कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो अपने टाइम में अलगाववाद की बात करते थे और जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ भी करते थे, उसके बाद वो मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, अपना समय ब्यूरोक्रेसी में बिता करके रिटायरमेंट के बाद मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, फिर वो पॉलिटिशियंस भी बन जाते हैं, कुछ मंत्री भी बने हुए हैं। क्या उन पर कार्रवाई का प्रावधान है कि सिर्फ जो सर्विंग है, अब आगे की जो है उन पर ही कार्रवाई हो सकती है? देखिए, केवल सर्विंग एम्प्लॉइज पे कार्रवाई का ही प्रावधान है, क्योंकि 311 में डिसमिसल, सस्पेंशन या रिडक्शन इन रैंक आप केवल सर्विंग अधिकारी की ही करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी रिटायर्ड अधिकारी का रैंक आपने उसे डिमोट करना है तो उस तरीके की पनिशमेंट उस पर इन्फ्लिक्ट की जा सकती है। लेकिन रिटायर्ड अधिकारियों के लिए और वो लोग जो पॉलिटिक्स में चले गए हैं, मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, उन पे कार्रवाई करने के लिए आईपीसी की और विभिन्न धाराएं हैं जिनके तहत कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन प्राइमरीली ये उन्हीं एम्प्लॉयज़ को ध्यान में रखते हुए कमेटी का गठन किया गया है जो अभी सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं और सिस्टम को अंदर से सबवर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर कहूँ
कि देखिए सिम्टोमेटिक इलाज करने से कुछ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो प्रॉब्लम है वो जिहाद की प्रॉब्लम है, और जिहाद की बहुत सारी डायमेंशंस जो हैं उनके जरिए मुस्लिम ब्रदरहुड का मॉडल यहाँ पे डिप्लॉयड है। और यही कारण है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसे जिहादी तत्व हैं जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को सबवर्ट करके जिहाद को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो अगर आप केवल पीसमिल तरीके से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा। और इसी दिशा में मैंने ये कहा कि केवल ब्यूरोक्रेट्स पे कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा। आपको जो इंडोक्ट्रिनेशन मशीनरी है जम्मू कश्मीर में, जो आतंकवादी और ऐसे जिहादी प्रोड्यूस करती है, जैसे कि अहले हदीस है या जमात इस्लामी जो आपने बैन की लेकिन उसके स्कूल्स पे कोई बैन नहीं हुआ, उसके साथ जो एफिलिएट मेंबर्स हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके खिलाफ भी जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके एफर्ट्स जो हैं वो लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। तो मुझे लगता है कि व्यापक तैयारी की सरकार को ज़रूरत है, और केवल दिखावे की राजनीति की सोच से अगर ये करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई सफलता इन्हें उसमें हासिल हो। अंकुर जी, आपको क्या लगता है कि वाकई में इनकी अप्रोच पॉजिटिव है? क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज, अगर जुलाई 2016 की बात करें बुरहान एपिसोड के बाद, और फिर 5 अगस्त 2019 की बात करें, काफ़ी सारी एम्प्लॉयज ने खुलकर के अलगाववाद का समर्थन किया और केंद्र सरकार का विरोध किया है। क्या आपको लगता है कि ऐसी सूची तैयार होगी, लिस्ट होगी, और ये ईमानदाराना तरीके से कार्रवाई करेंगे? देखिए, आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि इनकी सरकार की जो इग्नोरेंस है अबाउट द प्रॉब्लम इन जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज प्रोफाउंड। ये अभी भी जिहाद को कोई योगिक एक्सरसाइज की तरह समझते हैं। ये समझते हैं कि जिहाद का मतलब है कि अपने अंदर के विश को, अपने अंदर के चैलेंजेस को मीटअप करके अपने आप को प्यूरिफाई करना, जो प्रोपेगेंडा जिहादी वॉरफेयर के बारे में है। जब तक ये जिहाद को एज ए टोटल वॉरफॉर्म नहीं समझेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसको किसी भी तरीके की सफलता मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि केवल कमेटी गठित करने से कुछ नहीं होगा। ये तो केवल 100 में से 2% एक्टिविटी जो इन्हें करनी चाहिए थी उस दिशा में इन्होंने कदम उठाया। कदम पॉजिटिव है, मैं उसकी कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन संतुष्टि और कॉन्फिडेंस हमें तब आएगा जब ऑलरेडी 50-60 व्यक्तियों के खिलाफ जो इन्होंने डोजियर्स बनाए हैं, ये कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर 1 से 2 महीने के अंदर अंदर तत्काल प्रभाव से उन पर कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है 50 से 60 व्यक्तियों पे जिनके डोजियर ऑलरेडी तैयार हैं या जिनके बारे में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक दिखावे की ही राजनीति होगी। और अगेन इनकी इग्नोरेंस जो है, इनका जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज जो टुवर्ड्स द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग इन J&K, वो जो है दैट विल कम इनटू प्ले, और इनका अगेन एक फेलियर होगा। और प्रोबेबली ये शायद चाहते भी हैं कि ये दिखावे की राजनीति के बाद ये फेलियर्स ही हों, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति में आज की डेट में पड़े हैं। और जैसे 2014 से पहले जो राजनीति रही अपीजमेंट की, उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। तो आई डाउट अनलेस दे डिलीवर, आई डाउट डिलीवरी ही इनका सबूत जो है वो पेश करेगी जनता के सामने। अंकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि सरकार ने अब उन मुलाजमों को नपने की पूरी तैयारी कर ली है जो मुलाजिम सरकार की खाते हैं और देश विरोधी गतिविधियां करते हैं। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं एक्स डायरेक्टर रविंद्र गुप्ता जी। बड़ा अनुभव है, बड़े पुराने ब्यूरोक्रेट से। रविंद्र जी, आपका स्वागत है। क्या आपको लगता था इस चीज की जरूरत है? क्योंकि जम्मू कश्मीर जैसी यूटी में जो पहले प्रदेश हुआ करती थी, इस तरह की हरकतें पहले भी सामने आती थी। देखिए जी, ये एक बड़ी सेंसिटिव स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर जी, और पिछले कोई 30-32 साल से मिलिटेंसी इन्फेस्टेड रही है, राइट। और उसमें गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं जी, लेकिन एक चीज़ की हमेशा से ये कमी रही है जी कि जो एंटी नेशनल एलिमेंट स्टेट का रहा, जी, चाहे वो एम्प्लॉइज रहे, चाहे प्राइवेट लोग हों कश्मीर से या जम्मू से, जी, उनके खिलाफ नॉर्मली कोई एक्शन नहीं लिया गया। राइट। सिर्फ उन्हीं लोगों को इन्होंने, गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं, जो जहाँ तो डायरेक्टली गतिविधियों में पकड़े गए, जी, जहाँ वो लोग जिनको हम कह सकते हैं कि वो पॉलिटिकल लोग, जैसे सैयद गिलानी जैसे लोग हैं, जी, जहाँ दुखसरान मिलत की जो मिसेस हैं, जी,
उनके ऊपर शायद जिस टाइम पे एक्शन लेना चाहिए था कोई एक्शन नहीं लिया जी। तो उसका नतीजा अल्टीमेटली ये हुआ कि ये लोग पूरी पब्लिक पे काफ़ी भारी पड़ गए जी। और आम पब्लिक जो शायद तो एक वो मॉडरेट पब्लिक थी जिनको इन एक्टिविटीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, राइट, लेकिन इन लोगों की वजह से, इनके प्रेशर की वजह से वो लोग प्रेशर में आ गए। जी। और आपको मालूम ही है कि हमेशा सोसाइटी के अंदर रेडिकल एलिमेंट हर जगह मौजूद है, राइट, चाहे वो आम पब्लिक के अंदर हो, चाहे वो गवर्नमेंट मुलाजिम हो, या किसी और सेक्टर में, इवन जी जी मीडिया सेक्टर में भी मैं कह सकता हूँ कि वो भी एक टाइम पे आइडेंटिफाई हुए थे। जी। तो आज ये अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, जी, ये एक वेलकम ऑर्डर है, राइट। गुप्ता साहब, मैं तो ये कहूँगा, गुप्ता साहब आपको रोकूंगा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप काफी लंबे समय तक इस ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि जो अलगाववाद की भाषा का समर्थन करते थे, अफसर हो या मुलाजिम हो, उनको कहीं ना कहीं अलगाववादियों ने सरकार के बीच में उनको प्रोजेक्ट भी किया और प्राइम पोस्टिंग भी दिलवाई है? देखिए, मैंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में भी काम किया है और पी मिलिटेंसी में 90 में काम किया है, राइट। और उस वक्त तो हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे जी कि एक टाइम पे तो मुलाजिमों ने स्ट्राइक भी कर दी थी। जी। वो स्ट्राइक काफ़ी लंबी रही, वो 2-3 महीने स्ट्राइक रही। जी। और मेरे को अभी तक याद है कि मेरे को जीएडी में असाइनमेंट दी गई थी जी कि जो एम्प्लॉई ड्यूटी अटेंड नहीं करे उनकी अटेंडेंस में तैयार करता था और हायर अथॉरिटी को वो उस टाइम बाउंड पीरियड के अंदर मैं देता था। जी जी। तो उस वक्त मैं एक चीज़ बताऊं, गवर्नमेंट अंडर प्रेशर थी एम्प्लॉय से। जी। हालांकि सारे एम्प्लॉय, जहाँ सारे मुलाजिम, जहाँ सारे इंडिविजुअल कभी इन्वॉल्व नहीं होते इन एक्टिविटीज़ में, राइट, लेकिन कुछ लीडरशिप होती है, या कुछ लोग जो जिनको हम रेडिकल एक्टिविस्ट बोलते हैं, जी, वो क्या करते हैं कि वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकली एफिलिएटेड हों, जहाँ उनके लिए लिंक्स कहीं ब्यूरोक्रेसी के अंदर हों, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, तो वो सारे इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके एक प्रेशर ग्रुप बना के ये सारी एक्टिविटी करते हैं, राइट। अब उसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, खैर उस पीरियड में तो मैं कह सकता हूँ कि भाई वो गवर्नर रूल था, जी, लेकिन उसके पहले जब एक्टिविटी स्टार्ट हुई, जी, तो आफ्टरऑल इन्हीं लोगों को, जो रेडिकल ग्रुप थे, इनको कहीं ना कहीं से प्रेफरेंस तो थी, चाहे वो मुलाजिम थे या प्राइवेट लोग, बिल्कुल थी, जी। तो वो जो पैट्रनेज थी, वो उसकी वजह से वो उनकी चलती थी गवर्नमेंट के अंदर, जी, वो उनका इन्फ्लुएंस चलता था गवर्नमेंट के अंदर, जी, और उस इन्फ्लुएंस का फ़ायदा उठाते हुए लोगों को वो हेल्प भी करते थे, उनके ट्रांसफ़र में हेल्प करते थे, उनकी पोस्टिंग में हेल्प करते थे, और इस तरीके से वो अपना प्रेशर ग्रुप तैयार करते थे जो अल्टीमेटली उनको, उनके लिए एक फीडबैक सोर्स बन जाता था। जी। गुप्ता साहब, आपने उस वक्त मुलाजिमों ने रिवोल्ट किया था, जहाँ हड़ताल की थी, उसमें से कुछ लोग आपको पता हुआ केएस में भी इंडक्ट हुए, कुछ आईएएस भी बन गए, कितनी सच्चाई है, और कुछ मिनिस्टर भी बने? बिल्कुल सही बात है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं है, जी, कि जो लोग उस प्रेशर ग्रुप में थे, जी, और उसमें आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, जी, 90 का, जी, जबकि हमारे ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, जी, मेरे ख्याल में आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, में भी 40, 50 या 100 नंबर होगा, जी, वो यूएनओ ऑफिस में भी गए थे, जी, एक मेमोरेंडम लेके, जी। तो वो प्रेशर ग्रुप ही इम्पोर्टेंट ग्रुप था, जो कि जिनको हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंशिया ग्रुप था, जो, राइट। तो वो इंटेलिजेंस ग्रुप वहाँ पे गया था, और गवर्नमेंट ने उसमें भी आर्डर निकाले थे, भाई इन लोगों के खिलाफ हम कुछ एक्शन लेंगे, जी। शायद वो गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, और अल्टीमेटली उनको सारे बेनिफिट दिए कि जो एक नॉर्मल एम्प्लॉय को बेनिफिट होते हैं, उनमें से कुछ लोग आईएएस में भी आए, कुछ लोग केएस में भी आए, और काफ़ी चीज़ों का फायदा भी उठाया उन्होंने, जी।
तो क्या लगता है सर्विस कि बैंक- गवर्नमेंट की अपीसमेंट की पॉलिसी थी इनको अपीज करने के लिए, क्योंकि अलगाववादियों का हाथ इनके पीछे था? देखिए, मैं ये इतना कह सकता हूँ जी कि इवन अलगाववादी जो लोग थे उनके भी टॉप लेवल पे लिंक्स थे जी और उनकी सुनवाई थी उस वक्त भी, ऐसी बात नहीं है। जी और जब तक वो रहे हैं उनकी गवर्नमेंट के अंदर सुनवाई रही है और हर लेवल पे सुनवाई रही है। जी तो तभी तो वो उनके जो फेवरेट लोग थे या उनसे एफिलिएटेड लोग थे जी उनके टाइम टू टाइम पे अच्छी पोस्टिंग्स होती थी। राइट। तो कहीं ना कहीं गुप्ता साहब, अब जो इन्होंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। अब जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है, इसमें आपको लगता है कि कुछ पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है? कहीं ये ना हो कि ये भी सिर्फ दिखावा बन के रह जाए? अब इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है जी। कि क्या ये कमेटी जहाँ ये आज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है जी जो एक्सरसाइज करने जा रही है, जी क्या वो उसमें सक्सेसफुल होगी या नहीं, मेरे को अभी भी डाउट है इस सिलसिले में। राइट। क्योंकि जो रेडिकल ग्रुप है जी। उनके लिंक्स हर लेवल के ऊपर हैं। जी और जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो साइमल्टेनियसली पॉलिटिकल इनिशिएटिव भी चलते हैं। जी तो जब पॉलिटिकल इनिशिएटिव की बात आती है तो वहाँ पे काफ़ी कुछ कंप्रोमाइज़ किया जाता है जी और ये जो इशू है ये एक बार्गेन पॉइंट भी बन जाता है पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के लिए। जी तो ऐसे हालात में बड़ा मुश्किल है ये कहना कि इन लोगों पे एक्शन होगा कि नहीं होगा, स्पेशली जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, जी जो एम्प्लॉइज में से इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, जी क्योंकि इसकी अपनी डेफिनेशन है कि इंटेलेक्चुअल ग्रुप है उनको आप किस कैटेगरी में गवर्नमेंट लेती है। चाहे एक ग्रुप है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है डिसरप्टिव एक्टिविटीज में, जी। उसके लिए तो गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट के पास तो डायरेक्ट कानून है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस उनको डायरेक्ट पकड़ लेती है। दैट्स वन पार्ट। जी लेकिन जो एम्प्लॉइज में से जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप की बात है जो अल्टीमेटली कंट्रोल करते हैं सिस्टम को, एम्प्लॉइज को, जी इसके ऊपर क्या गवर्नमेंट लेती है, ये इसके बारे में मेरे को एप्रीहेंशन है। जी। लेकिन गुप्ता साहब, अगर देखा जाए कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दोबारा से रिवाइव करना है यूटी जम्मू कश्मीर में, तो मुझे लगता है कि पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन इस वक्त जो है स्टेटहुड का है। तो क्या स्टेटहुड भी एक पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन हो सकता है? और दूसरा, आपने ये कहा कि ये फैक्टर भी एक हो सकता है। नहीं, अब रिपीट करेंगे दोबारा। मैं ये कह रहा हूँ, इस वक्त जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज पूरी तरह से स्टैंड स्टिल है यूटी जम्मू जी हाँ। कश्मीर में, इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिवाइव करना भी सरकार की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जी। अब बात चल रही है स्टेटहुड की कि यूटी से हटाकर को फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया जम्मू कश्मीर को। क्या ये एक पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन बन सकता है? जी देखिए, जी जहाँ तक नेगोशिएशन पॉइंट की बात आई है, मल्टीपल इश्यूज हैं जी और उसमें से जो टॉप प्रायोरिटी पे जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो है, जो कश्मीर की खास तौर पे जिनका प्रेशर ग्रुप है, जी उनका फर्स्ट एजेंडा यही है कि इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। जी नंबर वन। जी और उसके बाद ऑब्वियसली अब ये डिलिमिटेशन स्टार्ट हो गई है। जी कश्मीर के लोग, कश्मीर के पॉलिटिशियन ये नहीं चाहेंगे कि डिलिमिटेशन में जम्मू की सीटें ज़्यादा हो जाएं एज कम्पेयर टू कश्मीर। जी वेरएज अगर आप फैक्चुअल ग्राउंड पोजीशन देखेंगे तो आप जम्मू की कॉन्स्टिट्यूंसी देख लीजिए, जैसे जम्मू ईस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जम्मू वेस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी है, या जो गांधीनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी है। जी यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो एक करोड़ से ऊपर है, कई एक करोड़ 20 है, एक करोड़ 30 लाख है। जी वेरएज कश्मीर के जो एक सीट जो है वहाँ पे हार्डली 30 या 40,000 के करीब जी। लोग हैं जी। एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। जी तो ऑब्वियसली जब लिमिटेशन होगी तो उसमें सीटें जम्मू के बढ़ेंगी। अंदर सीटों बढ़ेंगी। सीटों का बढ़ावा होगा, नंबर एक। जी नंबर दो, आपके आर्टिकल 370 हटने के बाद जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए हैं जी उनका नंबर भी कोई 80-90 लाख के करीब है। जी जी तो उनके भी आने से जम्मू की सीटें बढ़ेंगी ज़्यादा। जी तो ये भी एक बड़ा एक फ्लैश पॉइंट रहेगा ड्यूरिंग नेगोशिएशन। जी
और इसके अलावा बाकी छोटे मोटे इशू जो है जी, वो तो चलते रहेंगे। मुझे प्राइमरी इशू जो मैं कह रहा हूँ, ये प्राइमरी इश्यूज हैं जब ये पॉलिटिकल नेगोशिएशन की बात है। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।